आइए तो स्टार्ट करते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। चलिए सबसे पहला एकदम शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ अम्ल, ठीक है। जैसे कि आप बात करें, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे पहले एग्जांपल से बात करते हुए चलेंगे, ठीक है। उदाहरण HCl, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सब जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब जैसे कि मैं बात करूं क्षार की, ये अम्ल का हो गया है ना, ये वाला एग्जांपल अम्ल। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी सब पढ़ेंगे इसके बारे में क्या चीज है। थोड़ा सा बेसिक से अपन स्टार्ट करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों में क्या अंतर होगा देखिए, यहाँ पर अम्ल क्या है और क्षार क्या है। लवण के बारे में खैर आएंगे, सबसे पहले आप अम्ल और क्षार को जान लीजिए। HCl, इसको आप जल में घोलोगे, पानी में घोल देंगे, तो ये जो होता है H+ आयन देता है। अम्ल जो होता है, अम्ल क्या होते हैं? जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं। एकदम सामान्य सी भाषा में लिखोगे, अम्ल का जो परिभाषा है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर, जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं। एकदम सिंपल सा है, H+ आयन देते हैं, ठीक है। कोई डाउट है क्या इसमें? अम्ल क्या है? देखिए ये वाला HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा मैंने। अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं। H+ आयन कैसे देगा? ये H+ में टूटेगा, Cl- है ना, तो जल में घोलने पर ये क्या हो जाएगा? आयन क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हो वो क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त? अम्ल कहलाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ क्षार के बारे में, ठीक है। इसको स्किप कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ देखिए क्षार क्या होते हैं। क्षार के एग्जांपल आपने NaOH लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जल में घोलने पर, जल में घोलने पर देखिए Na+ और OH-। अब यहाँ पर H+ देगा कि? नो, ये OH- Na+ देगा और OH- आयन देते हैं। तो क्षार वे पदार्थ हैं, याद रखिएगा, क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर, जो जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं। क्या देते होंगे? OH- आयन देते हैं। बोलिए क्लियर है क्या? यहाँ तक एकदम आसान सा बताया मैंने। अम्ल वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन दे रहा है, और क्षार वे पदार्थ है जो जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं। कोई डाउट है क्या इसमें? बोलिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर कोई डाउट होगा तो मैं फिर से बता सकता हूँ, ठीक है। चलिए कोई डाउट नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर से जो इम्पोर्टेंट नोट्स किस प्रकार से आपको समझते हुए चलना है, कोशिश करेंगे कि मेरे साथ अगर कॉपी पेन आपको उचित लगता है तो आप कॉपी पेन भी लेते हुए चले, या अगर जो वॉइस है वही सुन के आप अपने दिमाग में बसा लेते हैं। दिमाग में नहीं भाई, दिल में भी बसाना होगा, तब एग्जाम क्रैक होते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ नींबू की। नींबू हो गए, संतरा, संतरे, संतरा लिखा उसी कलर में हो गया, ठीक है, नींबू या संतरा। अब नींबू या संतरा आपने लिखा है ना, दोनों का रस, नींबू का रस हो गया, संतरा का रस, दोनों में रस निकलते हैं। अब नींबू या संतरा का रस या सिरके की मैं बात करूं, सिरका जो होता है, सिरका स्वाद में क्या होता है? तीनों स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में क्या हो रहे हैं? खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे होते। अब स्वाद में खट्टे क्यों हैं? स्वाद में ये खट्टे क्यों है? सबसे पहली बात ये आता है, स्वाद में खट्टे क्यों हैं? तो इन पदार्थों का जो स्वाद है खट्टा इसलिए होता है, इन पदार्थों का जो स्वाद है खट्टा इसलिए होगा क्योंकि इसमें भाई अम्ल पाए जाते हैं। अब क्या क्या अम्ल पाए जाते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। अगर मैं नींबू संतरे की बात करूं, खट्टे फलों में आप जानते होंगे सिट्रिक अम्ल, यहीं से याद रख लीजिएगा, और आगे भी बात करेंगे इस पे। सिट्रिक या साइट्रिक भी बोला जाता है, ठीक है। नींबू या संतरे में क्या पाया जाता है भाई?
सिट्रिक, ये जो मैं बोल रहा हूँ साइट्रिक अम्ल, ये सब पाए जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक का? कोई डाउट है क्या? बोलिए। नींबू या संतरा या सिरका मैंने लिया, स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इसमें अम्ल पाए जाते हैं। एकदम देखिए शॉर्ट में मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ और आप ध्यान से सुनिए उस बातों को और अपने दिमाग और दिल में बसा लीजिए। ठीक है भाई? तो यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नींबू, संतरा या सिरका स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। और स्वाद में खट्टे इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें ये याद रखिएगा अम्ल पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। और इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है अगर कोई पूछ दे तो आप बोलोगे सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। यहां तक का कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे आते हैं। अब ऐसे पदार्थों की जो रासायनिक प्रकृति होती है, ऐसे जो पदार्थ है, ऐसे पदार्थों की, ठीक है, ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति क्या होती है भाई? अम्लीय होती है। ऐसे पदार्थों की जो रासायनिक प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति क्या होती है भाई? अम्लीय होती है, क्योंकि अम्ल है तो रासायनिक प्रकृति अम्लीय होगा ना। ठीक है, तो रासायनिक प्रकृति जो होती, देखिए यहाँ पर कथन में आता है क्वेश्चन है ना, ये जैसे कि 4 कथन दे दिए, इनमें से कौन सा सत्य लग रहा है। तो अब जैसे कि यहाँ पर अम्ल के बारे में पूछा है, ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति क्षारीय होती है, दे दिया, तो ये कथन गलत है ना। ऐसे पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती, ये सही है ना। ये सब बारीकियों को आपको पढ़ना है और अपने दिल दिमाग सब में बसाना है। दिल और दिमाग दोनों में बसाते हैं तब जाके एग्जाम क्रैक होता है मेरे भाई मेरे दोस्त। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति क्या होती है बोल रहे हैं? अम्लीय होती है। अब ऐसे जो एसिड शब्द, ठीक है, एसिड शब्द की उत्पत्ति, एसिड मतलब अम्ल होता है। अब एसिड शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है उसको बात करते हैं। एसिड मतलब ये अम्ल, एसिड शब्द की उत्पत्ति, एसिड शब्द की क्या बोला जा रहा है? उत्पत्ति। अब ये लैटिन भाषा से हुई है। एसिड शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? लैटिन भाषा, लैटिन लैंग्वेज। किसी को पता है क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए भाई। लैटिन शब्द से हुई है। और लैटिन का जो एशियर शब्द है, क्या शब्द बोला मैंने? एशियर। लैटिन का जो एशियर शब्द है, यहां से एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है। याद रखिएगा, एसिड शब्द की उत्पत्ति कहां से? एशियर से। लैटिन वर्ड का जो एशियर है वहां से हुई है। बोले क्लियर है क्या? यहां तक का कोई भी डाउट नहीं है किसी भी प्रकार का? आगे बढ़ते हुए चलें। चलिए ठीक है, तो यहां तक का आप लोगों को क्लियर है, एशियर से हुई है। अब एशियर का अर्थ क्या होता है? एशियर का अर्थ होता है, एशियर का अर्थ होता है, अर्थ होता है खट्टा। एशियर का अर्थ याद रखिएगा, कथन में बहुत बार से ये सब चीज पूछा जा सकता है। ये कथन में आपको ये ऑप्शन दे दिया है, ऐसे पदार्थों जिसकी रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। कथन को पहचानिए और टिक कीजिए, है ना। या एशियर का अर्थ होता है खट्टा, ठीक है। एशियर का अर्थ होता है मीठा, तो ये अगर मीठा बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीजों को आपको याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है। और एसिड शब्द की जो उत्पत्ति है कहां से हुई है? लैटिन भाषा की। किससे? एशियर शब्द से। और एशियर का अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। एशियर का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? खट्टा होता है। यहां तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं? चलिए, कोई डाउट नहीं होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल की जो प्रकृति होती है ना, इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल, इन, अब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जो अभी नींबू या संतरा की बात की, इन पदार्थों में पाए जाने वाला, इन पदार्थों में पाए जाने वाले जो अम्ल होते हैं, पाए जाने वाले अम्ल क्या होते हैं भाई? प्राकृतिक अम्ल होते हैं। प्राकृतिक अम्ल होते हैं, क्योंकि आपको प्रकृति से मिल रहे हैं ना भाई। प्राकृतिक अम्ल होते हैं। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल क्या होते हैं? प्राकृतिक अम्ल। किसमें बात किया? जैसे नींबू या संतरे की मैं बात करूं तो इनमें क्या पाया जाता है? प्राकृतिक अम्ल पाए जाते हैं। क्लियर होगा यहां तक का? चलिए नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। चलिए एक बार रिपीट कर देता हूं इसको, फिर से रिपीट कर लेते हैं क्या चीज आपने पढ़ा, ठीक है।
आजा भाई नीचे। हाँ, यहाँ पर से अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में आपने देखा। तो अम्ल को मैंने बताया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अम्ल को क्या बताया मैंने, वे पदार्थ जो क्या होते हैं जल में घोलने पर, जो जल में घोलने पर क्या देते हैं भाई, H प्लस आयन देते हैं। जो जल में घोलने पर क्या दे रहे हैं, H प्लस आयन देते हैं, उसको आपने क्या बोल दिया था, अम्ल बोल दिया था। और क्षार किसको बोला था, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर OH माइनस आयन देते हैं वो क्या कहला गए थे भाई, क्षार कहलाए। जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिया नींबू, संतरा या सिरका, क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और स्वाद में खट्टा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसमें अम्ल पाया जाता है। और क्या होता है, इसमें सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। नींबू, संतरा, कोई भी खट्टे फल में अगर कोई बात करे तो सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे पदार्थों की जो रासायनिक प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। ऐसे पदार्थों की जो रासायनिक प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। और एसिड शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, याद रखिएगा, लैटिन भाषा के एसियर शब्द से। और एसियर का अर्थ होता है खट्टा, ठीक है, यहां तक का क्लियर है। और इन पदार्थों में पाए जाने वाले जो अम्ल है प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं। एकदम सामान्य सा मैंने 5 मिनट में ही, 5 मिनट भी नहीं लगा होगा, 2 मिनट में मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, सामान्यतः ऐसे पदार्थ, सामान्यतः ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जिनका स्वाद कड़वा होता है। अब देखिए यहां पर कड़वा होता है बोले, जिनका स्वाद क्या हो रहा है, कड़वा होता है। अब स्वाद कड़वा होता है मतलब वो क्या कहलाएगा भाई, और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, इसको स्वाद में कड़वा होता है। और जो स्पर्श करने पर, छूने पर, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, साबुन जैसे लगते हैं, स्पर्श करने पर क्या लगते हैं भाई, साबुन जैसे लगते हैं, ठीक है। अब स्पर्श करने पर साबुन जैसे लग रहे हैं तो अब क्या कहलाएंगे, अभी आपने अम्ल पढ़ा। और यहाँ पर आपने जो देखा, सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर क्या लग रहे हैं भाई, साबुन जैसे लगते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, क्षारक, क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, क्षारक कहलाते हैं। क्लियर हो गए, एक बार फिर से देख लीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट देख लेता हूं, कोई डाउट नहीं यहां तक का। चलिए, सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका जो स्वाद है कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर क्या लग रहे हैं, साबुन जैसे लगते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, क्षारक कहलाते हैं। और इन पदार्थों की जो प्रकृति है क्षारकीय कहलाती है। इन पदार्थों की जो प्रकृति है क्या होगी, पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है। इन पदार्थों की जो प्रकृति होती है क्या होगी, क्षारकीय होगी। यहां तक का क्लियर होगा आप सभी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखिए यहां पर से हम बात करेंगे क्षार, ठीक है। अब क्षार के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो हर पॉइंट कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वैसे ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगा आपको। क्षार, तो सभी क्षारक क्या होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते बोल रहे। सभी जो क्षारक होते हैं, ठीक है, सभी क्षारक, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, जल में घुलनशील नहीं होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है भाई। अब यहां पर देखिए, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, ये याद रखेगा। मैंने बताया ना, कथन वाले में ये सब चीज पूछा जा सकता है। आपको थ्योरी को भी स्किप नहीं करना है, याद रखिएगा, थ्योरी को स्किप करते हुए नहीं चलना है। कथन वाले क्वेश्चन जो आते हैं उससे पूछा जा सकता है। तो सभी क्षारक जल में क्या होते हैं, घुलनशील नहीं होते। अब सभी क्षारक जो होते हैं घुलनशील नहीं होते, तो याद रखिएगा, जल में घुलनशील क्षारक को, अब जल में जो घुलनशील हो गया, जल में घुलनशील क्षारक, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपने एग्जांपल लिया था, जल में घोला तो H प्लस आयन दिया है ना। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, क्षार के बारे में दो कथन मैंने बताया। सभी क्षारक जो होते हैं जल में घुलनशील नहीं होते, है ना, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। लेकिन जल में जो घुलनशील क्षारक को क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। क्लियर होगा यहाँ तक का, कोई डाउट नहीं किसी भी प्रकार से। आगे बढ़ते हुए चले क्या, चलिए यहाँ तक का क्लियर है। अब कुछ जो सामान्य से आपको क्षार
और अम्ल यूज होते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। जैसे कि NaOH के बारे में अभी जो बताया, NaOH का नाम, ये नाम भी कई बार से बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता, याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये NaOH को क्या बोला जाता है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH को क्या बोला जाएगा, KOH जो है, तो इसको आप K लग गया, मतलब पोटेशियम, जानते हो पोटेशियम है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहां तक का क्लियर है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक और मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, कुछ अलग टाइप का आपको दिखेगा, CaOH H2, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोल दिया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोई डाउट है क्या, बोलिए यहां तक का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है। एक और मैं बता देता हूं, ठीक है, चलिए लास्ट, इसमें NH4OH, सबका देखिए रंग रूप कुछ अलग टाइप का दिख रहे हैं, ये एकदम सिंपल सा NaOH लिखा है, KOH, फिर यहाँ पर कुछ अलग दिखा वोल्टेज NH4OH, तो इसको बोला जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बोलिए कोई डाउट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी डाउट नहीं है भाई किसी भी प्रकार से, एकदम क्लियर है मक्खन की तरह। ठीक है, चलिए, तो ये 4 नाम आप याद कर लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल ले रहे हैं, सभी क्षार को क्षारक होते हैं, बोले सभी क्षार, ठीक है, क्या होते हैं, क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, याद रखिएगा, सभी क्षार क्षारक होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट, लेकिन क्या बोल रहे हैं, क्षारक जो होते हैं, सभी क्षारक क्षार नहीं होते, सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक जो होते हैं क्षार नहीं होते, ये पॉइंट दोनों याद रखिएगा, तो एकदम इंपॉर्टेंट है। सभी क्षार जो होते हैं क्षारक हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक को आप क्षार नहीं बोल सकते, याद रखिएगा ये। ठीक है, अब इसके क्या है ऐसी कंडीशन, क्यों ऐसा बात किया जा रहा है, इसके बारे में हम डिटेल इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्षार तथा अम्ल की प्रबलता अपन समझेंगे। ठीक है, अम्ल तथा क्षार की प्रबलता, अम्ल तथा क्षार की प्रबलता के बारे में देखेंगे, अम्ल तथा क्षार की प्रबलता। बोलिए अभी तक का कोई डाउट है कि कोई, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। ठीक है, एक लाइक भी, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्लियर होगा, सभी क्षारक क्षार नहीं होते, और अम्ल तथा क्षार की प्रबलता को अब हम यहाँ पर समझेंगे। थोड़ा देर के लिए मैं ये पेन जो है रख लेता हूं रेड कलर पे। अब अपन बात करते हैं अम्ल तथा क्षार की प्रबलता। ठीक है, अम्ल तथा क्षार की प्रबलता। अब देखते हैं क्या चीज होता है प्रबलता। ठीक है, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो उसी को अपन डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता, किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता, किसी अम्ल या जो क्षार की, किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता। अब देखिए अम्ल व क्षार की प्रबलता, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल पढ़े हैं, है ना, तो उसी पे बात करते हैं। उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन, उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन, H+, ठीक है, याद रखिएगा H+ आयन। अब देखिए H+ आयन और आगे क्या लिखोगे, या OH- आयनों की संख्या, या OH- आयनों की संख्या। देखिए यहां पर आपने अम्ल और क्षार में आपने क्या पढ़ा, जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और OH- जो क्षार जो जल में घुलने पर OH- देते हैं। तो अम्ल और क्षार की प्रबलता कैसे ज्ञात करने हैं, किसी अम्ल तथा क्षार की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है, संख्या पर निर्भर करता है। यहां तक का क्लियर होगा क्या, निर्भर करता है। कोई डाउट यहां तक का बोलिए, जल्दी से बता दीजिए। और आपको कंटिन्यू स्क्रीनशॉट लेने हैं इस नोट्स के, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। ठीक है,
बहुत बार से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं अम्ल एवं क्षार से रिलेटेड, ठीक है। तो ये पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, किसी अम्ल या क्षार की जो प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। कोई डाउट भाई यहां तक का? ये चलिए कोई डाउट नहीं, देखते हैं नेक्स्ट। ऊपर इसको थोड़ा स्किप कर दे रहा हूं, बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब क्या बोला जा रहा है, किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता, किसी अम्ल या, लिख दे रहा हूं यहां पर, किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता, ठीक है, किसी अम्ल या क्षारक की जो प्रबलता है हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा, सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, यहां तक। अब देखिए सार्वभौमिक सूचक क्या है ना, यहां पर किसी अम्ल क्षारक की जो प्रबलता है, आप बोल रहे हैं एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और ये सूचक अब क्या है, तो इस सूचक का नाम जो है पीएच स्केल, याद रखिएगा पीएच स्केल। यहां पर जो लिखने का जो क्रम है इसको भी याद रखिएगा, पीएच कैसे लिखा जाता है, कई लोग ऐसा लिख देंगे पीएच, ये गलत है ना। यहां पर जैसे मैंने पी छोटा लिखा है, एच बड़ा, यही बस सही है। आपको निम्न में से कौन सा सत्य पीएच सही लिखा हुआ दिख रहा है बोलेगा, ऐसा क्वेश्चन कुछ दे सकते हैं, तो याद रखिएगा पीएच, पी छोटा और एच जो रहेगा बड़ा। और इसका पूरा नाम जो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, याद रखिएगा। ये इसका पूरा नाम भी पूछा गया है मेरे भाई मेरे दोस्त। हिंदी में तो अगर बोला जाए तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करना है, और इंग्लिश में बोला जाए तो पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है ना, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। कोई डाउट यहां तक का बोलिए, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ये वाला जो पॉइंट है, 2 पॉइंट हमने पढ़ा है। किसी अम्ल या क्षारक की जो प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करता है ना। दूसरा क्या पढ़ा, किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता जो होता है हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, और वो सार्वभौमिक सूचक क्या है, पीएच स्केल, ठीक है। क्या बोला गया है, इस सूचक को क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, पी छोटा रहेगा और एच बड़ा रहेगा। पूरा नाम क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और हिंदी में बोला जाता है तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। क्लियर है यहां तक, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, एकदम बेसिक सा पॉइंट मैं बता रहा हूं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखिएगा ना, तो एकदम सामान्य से क्वेश्चन कोई पूछा जाता है ज्यादा, क्योंकि देखिए आप पीएचडी तो नहीं कर रहे हैं, है ना, पीएचडी करने के लिए तो नहीं आए हैं, है ना भाई। आपको थोड़े बहुत नॉलेज होना चाहिए हर सब्जेक्ट के, कुछ उस प्रकार से पूछा जाता है। मैं थोड़ा कैमरा यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, जो हमारे साथ ऐड है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते जाएं, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, लाइव क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है, पूरे चीज़ें क्लियर है या नहीं। कोई डाउट होंगे तो उसको भी आप बता सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करने वाले हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो पीएच स्केल के बारे में आपने पढ़ा, तो यह जो स्केल है, यह जो स्केल है अब कहाँ से चालू होता है भाई, तो जीरो से, ठीक है, जीरो से, मतलब जीरो जो बोला जाएगा अति अम्लीय बोला जाता है। जीरो को क्या बोला जाता है, अति अम्लीय। जीरो से 14, 14 मतलब अति क्षारीय, अति क्षारीय, ये पॉइंट याद रखेंगे। जीरो अति अम्ली से 14 अति क्षारीय तक का पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अति क्षारीय पीएच ज्ञात करने तक उपयोग में
लाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए जल्दी से। ठीक है, मैं आप लोग कमेंट पढ़ रहा हूँ। चलिए भाई, यहाँ तक का क्लियर होगा आप सभी को, कोई डाउट नहीं किसी भी प्रकार से। तो याद रखिएगा, यहाँ पर से एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। जो स्केल होता है, यह जो स्केल जीरो को क्या बोला जाता है, अति अम्लीय से 14 जो होता है अति क्षारीय पीएच ज्ञात करने तक का क्या बोला जा रहा है, उपयोग में लिया जाता है। पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। कोई डाउट है क्या? यहाँ तक का क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, जो हमारे साथ ऐड है, वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ पर कुछ जो मैं बात करूंगा, जैसे कि यहाँ पर से ये जो पीएच स्केल के बारे में, ठीक है, पीएच स्केल के बारे में हम बात करेंगे। तो एक बार मैं पीएच स्केल आप लोग को दिखाई देता हूँ। यहाँ पर से पीएच स्केल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पीएच स्केल के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, पीएच स्केल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर से किस प्रकार से ये वर्क करता है। ये देखिए बहुत सारे पीएच स्केल निकल गए। तो चलिए कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है पीएच स्केल, यहाँ पर से उसी पे हम डिटेल में बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, पीएच स्केल के बारे में देखिए, यहाँ पर से आप नेट पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको पीएच, ये हमारे पास सबसे बेस्ट ये वाले से आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर ये जो पीएच स्केल मैंने रखा है, ठीक है, ये क्लियर आपको समझ में आ रहा है जैसे कि अभी मैंने बात किया। ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने नोट्स में निकाल के रखा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जीरो से लेके जीरो अति अम्लीय बोला जाता है। जीरो को क्या बोला गया है यहाँ पर से, अति अम्लीय। जीरो को क्या बोला गया था, अति अम्लीय बोला गया था, है ना। फिर से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये जीरो वाला जो पॉइंट है अति अम्लीय, ठीक है, से 14 अति क्षारी तक का, जीरो अति अम्लीय से 14 अति क्षारी तक का पीएच ज्ञात किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो पीएच स्केल 7 का है, तो यहाँ पर आपको पता होगा शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है भाई, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 होता है। 7 से जितने भी कम होंगे, और ये न्यूट्रल बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर शुद्ध जल का पीएच देखिए, यहाँ पर अगर जिसका पीएच 7 हो गया है, इसको न्यूट्रल मतलब उदासीन। अब देखिए यहाँ पर से पॉइंट बहुत मजेदार है, जैसे कि शुद्ध जल को जो बोला गया ये उदासीन होता है। तो वर्षा का जल या आशुद्ध जल, जिसको क्या बोला जाता है, उदासीन बोला जाता है। वर्षा का जल या आशुद्ध जो जल बोला जा रहा है उसको उदासीन। अब ये न्यूट्रल है, उदासीन है, तो इसका मतलब इसमें करंट क्या होगा, विद्युत का प्रवाह नहीं होता, विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, विद्युत का प्रवाह इसमें नहीं होता। याद रखिएगा मेरे दोस्त, विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पीएच जो मान है 7 हो रहा है, और 7 को न्यूट्रल बोला गया है। न्यूट्रल, ठीक है, मतलब उदासीन, कोई न्यूट्रल है एकदम, टोटली माइनस पढ़ते ना, किसी से कोई मतलब नहीं, तो उसी प्रकार से इसको क्या बोल दिया गया है, न्यूट्रल बोल दिया गया है। अब यहाँ पर से हम जो न्यूट्रल की बात किए, यहाँ पर से आपको क्लियर मैं करवा रहा हूँ। अब द पीएच स्केल 7 न्यूट्रल, तो वर्षा का जल या आशुद्ध जल को क्या बोला गया, उदासीन, जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। अब विद्युत का प्रवाह करने तो आप इसमें मिला लीजिए सॉल्ट। अभी जो थोड़ी देर पहले आपने अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसको लवण बोल रहे हैं, आप लवण मिला लीजिए इसमें, वो हो जाएगा, विद्युत का प्रवाह अब होने लगेगा। ठीक है,
तो 7 से नीचे का जितना भी होगा ये क्या कहलाएगा भाई, एसिडिक, और 7 से ऊपर का जिसको होगा एल्कलाइन मतलब क्षारीय यहाँ पर कहलाएगा। तो क्लियर होगा कि ये अम्लीय और क्षारीय के बारे में कोई डाउट नहीं यहाँ पर से। फिर से हम अपने पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने पॉइंट पे, इसको मैं बैक कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर से 0 अति अम्लीय से 14 अति क्षारीय पीएच ज्ञात करने तक उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पर शुद्ध जल उदासीन है, इसका पीएच क्या होता है, 7 होता है। शुद्ध जल जो होता है, अभी मैंने बताया शुद्ध जल उदासीन होता है, शुद्ध जल उदासीन होता है, जिसका पीएच मान क्या होता है भाई, जिसका पीएच क्या होता है, अभी पढ़ा आपने 7 होता है। बताइए यहाँ तक का क्लियर है क्या, पीएच 7 होता है, कोई डाउट यहाँ तक का, पीएच 7 होता है तक का। अब यहाँ पर अपन प्रबल अम्ल अधिक मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रबल जो अम्ल है, प्रबल अम्ल अधिक मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। प्रबल अम्ल जो होते हैं अधिक मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, H+ आयन उत्पन्न करते हैं, H+ आयन उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ तक का हम लेते हैं आज के जो पार्ट पे है ना, यहाँ तक की लाइव क्लास पे। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा कंटिन्यू, हम कभी भी लाइव क्लास, इस पे कंटिन्यू लाइव क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। अलग अलग टॉपिक में केमिस्ट्री फिजिक्स से रिलेटेड और भी अदर सब्जेक्ट के रिलेटेड टॉपिक आपको मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।